वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज सुभाष घई की जो सीरीज मैं चला रहा हूँ उसमें आज बात करेंगे फिल्म सौदागर की। कई लोगों ने बोला है कि चूंकि ये सुभाष घई की आप सीरीज चला रहे हो तो उन्हें क्रोधी की भी कहानी सुननी है, गौतम गोविंदा की भी कहानी सुननी है। तो मैं आऊंगा, हर फिल्म पे आऊंगा, लेकिन आज सौदागर की बात कर लेते हैं। सौदागर जो है, जैसा बहुत कम लोग जानते होंगे कि चूंकि ये फिल्म में राजकुमार और दिलीप कुमार बहुत सालों के बाद एक साथ किसी फिल्म में नजर आए थे। क्यों इतने साल लगे उन्हें एक फिल्म में साथ में काम करने में? उसका एक रीजन था, क्योंकि ये लेट 50s में एक फिल्म आई थी पैगाम, जो कि पहली फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार ने साथ में काम किया था। लेकिन उस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ एक ऐसी बात हो गई थी कि दिलीप कुमार ने तय किया था कि मैं इस आदमी के साथ काम नहीं करूंगा। उस फिल्म में हुआ ये था कि ये राजकुमार दिलीप कुमार के बड़े भाई का रोल किया था और दिलीप कुमार छोटे भाई थे। और एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था। एंड राजकुमार बीइंग राजकुमार, जिस तरीके का उनका नेचर था, थोड़ा अक्खड़ किस्म का, तो उन्होंने सच में ही मार दिया था उन्हें थप्पड़। और ये बात दिलीप कुमार को पसंद नहीं आई थी और राजकुमार को उस थप्पड़ मारने का कभी अफसोस भी नहीं था। जिस तरीके का एक घमंडी मिजाज जो उनका था, तो उस वक्त दिलीप कुमार ने तय किया था कि मैं इस आदमी के साथ दोबारा काम नहीं करूंगा। और बहुत सालों तक काम भी नहीं किया। और सुभाष घई को एक बहुत बड़ी फिल्म बनानी थी, कर्मा की, जो मैंने स्टोरी आपको बताई थी पिछले वीडियो में। तो कर्मा के बाद सुभाष घई चाहते थे कि एक बड़े स्टार के साथ मैं एक फिल्म बनाऊं। और बात हुई थी कि अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म देवा बनाएंगे सुभाष घई। लेकिन अनाउंस भी हो गया, उसका मुहूर्त भी हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बन नहीं पाई थी। और उसका उस वजह से सुभाष घई जो थे वो बहुत परेशान थे। और जल्दबाजी में उन्होंने राम लखन बनाई थी, क्योंकि जो देवा ना बनने का जो सेटबैक था, ऐसा लगा था कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उन्हें उस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए जल्द से जल्द एक फिल्म बनानी थी। तो उन्होंने अपने भाई के कंपनी के लिए राम लखन फिल्म डायरेक्ट की। लेकिन वो देवा ना बनने का इनको जो एक मलाल था बहुत ज्यादा था, तो ये चाहते थे कि एक बड़ी फिल्म मैं फिर से दोबारा से बनाऊं, कर्मा की ही तरह, जिसे लोग आकर के देखें और पसंद करें। तो उस समय क्या था कि अगर आपको याद होगा, अर्ली 90s में बहुत सारी फिल्में जो थी इंडिया में, वो रोमियो जूलियट के कॉन्सेप्ट पे बनती थी। दो परिवारों की आपसी दुश्मनी, और उनके बच्चे जो हैं वो प्यार में पड़ जाते हैं, और फिर होता है कि दोनों भाग जाते हैं, कुछ इस तरह की चीजें अक्सर बनती थी। जब मतलब कयामत से कयामत तक से वो सब चीजें स्टार्ट हुई थी। कयामत से कयामत तक, सौगंध, सनम बेवफा, ऐसी बहुत सारी फिल्में बन रही थी उस वक्त, परंपरा। तो सुभाष घई ने सोचा कि इसी थीम पे मैं एक और फिल्म बनाता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा कहानी में ट्विस्ट रहेगा। और ये रहेगा कि ये जो बच्चे जो होंगे, जो दोनों जो खानदानी दुश्मन जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो कोशिश करेंगे कि इन परिवारों को दोबारा से फिर मिला दे। क्योंकि अगर जैसे सनम बेवफा वगैरह आपने देखा होगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। दोनों शादी कर लेते हैं समहाउ, और फिर उनकी जो दुश्मनी है वो कंटिन्यू ही करती है, बहुत सारी चीजें होती है। कयामत से कयामत तक में लड़के लड़की भाग जाते हैं, तो इन सारी चीजें होती थी। तो इन्होंने थोड़ा सा अलग सा इस कहानी को ट्विस्ट दिया था कि ये जो बच्चे हैं, ये दोनों परिवार को एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है। तो सुभाष घई जो है वो अपने पुराने राइटर सचिन भौमिक के साथ मिले और फिर कहानी को डेवलप किया गया। तो जो खानदानी दुश्मनी में जो दो दुश्मन जो कैरेक्टर थे, उसकी स्टोरी कुछ इस तरह से लिखी गई थी कि ये जो दो दो दुश्मन हैं, वो किसी जमाने में बचपन में दोस्त हुआ करते थे, और किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से इनकी दुश्मनी हो गई। तो दोस्ती से दुश्मनी का सफर था बेसिकली। तो सुभाष घई सोच रहे थे कि किसे लिया जाए इतनी बड़ी फिल्म में। और क्योंकि चूंकि ऑलरेडी ये सब सनम बेवफा वगैरह बन रही थी, तो इन्होंने सोचा कि कुछ तो मुझे नया एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और मैं कुछ ऐसा ऑडियंस को दूं जो कि ऑडियंस ने बहुत दिनों से देखा नहीं है। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं राजकुमार और दिलीप कुमार को एज द खानदानी दुश्मन स्क्रीन पे लेकर के आऊं। हालांकि बहुत मुश्किल टास्क था, क्योंकि दोनों ने तो ऐसा सोच लिया था कि अब काम नहीं करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक खेला सुभाष घई ने। पहले ये दिलीप कुमार के पास गए और दिलीप कुमार को बताया कि मैं एक स्टोरी मैंने लिखी है, और ऐसी ऐसी दो खानदानी दुश्मनी की कहानी है, जो जो कि पहले दोस्त थे, बाद में दुश्मन बन गए, और ऐसा ऐसा कुछ हमारा आइडिया है। तो मैं सोचा था कि आपको लेकर के, क्योंकि उनके साथ इनका कंफर्ट लेवल था, वो विधाता में और कर्मा में काम कर चुके थे। तो दिलीप कुमार को कहानी अच्छी लगी, और फिर बातें बातें हुई उनके घर पे। और फिर जब वो जा रहे थे सुभाष घई, तो उनको गाड़ी तक छोड़ने आए दिलीप कुमार।
तो गाड़ी में बैठ गए सुभाष घई और गाड़ी का शीशा खोल कर वो नीचे करके बस बाय करने ही वाले थे कि दिलीप कुमार ने पूछा कि अच्छा ये तुम्हें बताया नहीं दूसरा जो दोस्त है, उसका रोल किसने किया है? सुभाष घई को लगा कि अगर मैं बैठ करके इनको बताने लगूँ कि कौन करने वाला है, तो हो सकता है अभी बहुत बात लंबी खिंच जाए, फिर मुझे गाड़ी से उतरनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया कि गाड़ी का शीशा उठाते-उठाते बोल दिया राजकुमार और जल्दी से गाड़ी का शीशा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट करके भाग गए। अब उनको लगा कि अब ज़रूर कुछ दिन में दिलीप कुमार मुझे फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि भाई ये फ़िल्म नहीं बनने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिलीप कुमार ने उनको फिर बुलाया अपने घर, 2-3 दिन के बाद कॉल किया, आया और उनको पूछा कि आर यू श्योर कि तुम राजकुमार को लेना चाहते हो इस फ़िल्म में? और राजकुमार को दिलीप कुमार राजकुमार नहीं कहते थे, वो शहज़ादे कहते थे। क्योंकि हमेशा उनको लगता था कि ये जो शहज़ादे हैं, ये बहुत घमंडी किस्म के हैं, तो इस तरह का उनका राजकुमार के बारे में ये परसेप्शन था उनका और वो उन्हें शहज़ादा ही कहते थे। तो सुभाष घई ने बोला कि आर यू श्योर कि शहज़ादे जो हैं आपके साथ काम करेंगे? आपने इतना बड़ा आइडिया तो बना दिया है, लेकिन आपको लगता है कि जो शहज़ादे हैं वो आपके साथ काम करेंगे? तो सुभाष घई ने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ बात करके। फिर उन्होंने राजकुमार को कॉल किया कि मुझे आपसे मिलना है और राजकुमार बोला कि ठीक है, आप हमारे घर आइए मिलने के लिए। राजकुमार आए, राजकुमार के घर पे सुभाष घई गए और ड्रिंक्स सर्व किया राजकुमार ने सुभाष घई को और उन्होंने उनके पिछले फ़िल्म राम लखन की तारीफ़ की कि मैंने देखी तुम्हारी फ़िल्म। उन्हें राजकुमार सुभाष घई को चीफ कहते थे कि चीफ मैंने तुम्हारी फ़िल्म देखी, मुझे पसंद आई, अच्छी लगी फ़िल्म और तुम मिलना चाहते थे मुझसे, बताओ क्या बात है? राजकुमार समझ तो गए थे कि भाई डायरेक्टर मुझसे क्यों ही मिलना चाहेगा, कुछ ज़रूर इसके पास कुछ कहानी होगी। तो राजकुमार को सुभाष घई ने बताया कि मैंने एक कहानी लिखी है और ये प्लॉट है, 2 खानदानी दुश्मन हैं और फिर ड्रिंक सर्व हुआ। राजकुमार अपने रोल से खुश भी थे कि चलो ठीक है, मेरा एक थोड़ा-सा राजा साहब टाइप का रोल है, रॉयल फैमिली वाला। खुश थे, शराब पैग बना, दोनों ने चीयर्स किया और हाथ में जाम जो है वो था ही और चीयर्स करने से पहले तुरंत राजकुमार ने पूछा सुभाष घई से कि तो दूसरा जो एक्टर है वो कौन है मेरे सामने जो मेरा दुश्मन का रोल कर रहा है? सुभाष घई ने जल्दी से एक सिप मारा, सर झुकाया और कहा दिलीप कुमार और बोल करके चखना उठा के चखना खाने लगे और चखने के बारे में तारीफ करने लगे, अरे बहुत अच्छा चखना आपने बनाया है और घर बहुत अच्छा है आपका। अब वो तो सोचे कि जल्दी से कॉन्वर्सेशन अवॉइड किया जाए कि कहीं ये पूछने लगे कि दिलीप कुमार कैसे मेरे सामने। अब हाथ जो ग्लास जो है वो राजकुमार के हाथ ही में रह गया। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूरा बॉटम्स अप किया और उन्होंने भी वही बोला, आर यू श्योर दिलीप कुमार मेरे साथ काम करेंगे? तो सुभाष घई ने बोला कि हाँ, मैंने उनसे बात कर ली है। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? तो राजकुमार थोड़ा सोचने लगे और सोचने के बाद बोला कि जानी, अपने अलावा अगर हम किसी को एक्टर मानते हैं तो वो दिलीप कुमार ही है। हमें पसंद है आपका आइडिया, हम काम करेंगे आपके साथ, लेकिन क्या दिलीप कुमार तैयार हैं इस फ़िल्म में काम करने के लिए? तो यहाँ पे सुभाष घई ने थोड़ा-सा उनका ईगो मसाज भी कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हाँ, हाँ, दिलीप कुमार साहब को मैंने बताया जब कि ये फ़िल्म बनाना चाहता हूँ और आपको एक्टर लेना चाहता हूँ, तो आपको कहीं प्रॉब्लम तो नहीं? तो दिलीप कुमार ने मुझे कहा था कि अपने बाद अगर मैं किसी को एक्टर मानता हूँ, तो वो तो राजकुमार ही हैं। तो ये सुन के राजकुमार खुश हो गए। तो एक तरह से ईगो मसाजिंग कर दिया दिलीप सुभाष घई ने उनका भी और उनका भी। तो इस तरह से दोनों ऑन बोर्ड तो हो गए। फिर कहानी लिखी गई, दिलीप कुमार ने इनको बोला भी कहानी अच्छे से लिखना और दोनों एक्टर्स ने बोलना कि देखना कि हम दोनों के स्कोरिंग पॉइंट्स ठीक-ठाक हों, प्रॉब्लम नहीं हो और सबसे ज़्यादा परेशान इस बात से राजकुमार थे कि किस तरह से आप दिखाओगे, कौन किस पे भारी पड़ेगा। ये सारी चीज़ें बहुत होती थी, इंडियन इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में इमेज कॉन्शियस बहुत होते हैं स्टार्स। तो उन्होंने सुभाष घई को बहुत समझाया था कि देखिए आप जो स्क्रिप्ट लिखिएगा बहुत तरीके से लिखिएगा और ऐसा ना लगे कि मैं नीचा लग रहा हूँ या सामने वाला जो है वो मुझे ओवरशैडो कर रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो दिलीप कुमार ने कहा कि आप लोग परेशान ना होएँ, मैं स्क्रिप्ट जब पूरी लिख लूँगा उसके बाद आपको दिखा दूँगा, आप लोग पढ़ भी लेना, नरेशन भी दे दूँगा और फिर आप लोग खुद से डिसाइड कर लेना कि इस फ़िल्म में क्या आपको कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप नीचे पड़ रहे हो या वो आप पे भारी पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सुभाष घई ने उन लोगों को कन्विंस की। ठीक है। स्क्रिप्ट लिख दी गई, सचिन भौमिक और सुभाष घई ने मिलकर स्क्रिप्ट लिखा और पहले तो टाइटल जो था सौदागर उसके लिए क्योंकि सौदागर नाम की एक ऑलरेडी फ़िल्म बनी हुई थी, राजश्री ने प्रोड्यूस की थी। तो पहले तो सुभाष घई राजश्री के पास गए और उनसे राइट्स माँग लिया और राजश्री वालों ने खुशी-खुशी दे दिया। वो लोग एक्चुअली बड़े भले इंसान थे, तो उन लोगों ने बिना कुछ ज़्यादा
कुछ ऑब्जेक्शन किए हुए राइट्स दे दिया। म्यूज़िक भी कंपोज़ करना था। अभी राइटिंग चल ही रही थी लेकिन उसके अलावा ये सारे भी काम थे, तो बहुत जल्दी-जल्दी इन लोगों ने सुभाष घई ने सोचा कि सबको मैं काम पे लगा देता हूँ। तो उसी बीच में किसी दिन आई थिंक किसी होटल में थे, तो आनंद बख्शी से मुलाकात हुई और आनंद बख्शी को पता ही था कि ये कहानी पे काम कर रहे हैं। तो आनंद बख्शी ने पूछा कि हाँ भाई, क्या हुआ आपकी कहानी का? आप राजकुमार, दिलीप कुमार को लेके काम करने वाले थे। तो सुभाष घई ने कहा कि हाँ, हम लोग की बात हो गई है, एक्टर्स भी ऑन बोर्ड हो गए हैं और कहानी भी हम लोग अभी लिख रहे हैं और कहानी का टाइटल हमने सोचा है सौदागर। तो जैसे ही उन्होंने सौदागर बोला तो आनंद बख्शी के मुँह से, क्योंकि वो बड़े एक्सपर्ट लिरिसिस्ट थे, तुरंत गाने लिख देते थे, तो उनके मुँह से निकल गया। वो एक्चुअली क्या हुआ था कि ये दोनों बाथरूम में मिले थे। वो डिनर करके वो लोग बाथरूम में हाथ-वाथ धो रहे थे, तो हाथ धोते-धोते आनंद बख्शी ने जैसे ही सुना कि सौदागर नाम है, तो उन्होंने कहा सौदागर, सौदा कर, सौदागर, सौदा कर, दिल ले ले दिल देकर। कुछ इस तरीके से उन्होंने तुरंत बना दिया एक गाना। ये लाइन जो है बड़ा अच्छा लगा सुभाष घई को। अब ये लाइन लेकर के वो तुरंत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास गए। उन्होंने बताया कि देखिए आनंद बख्शी ने एकदम हाथ धोते-धोते बाथरूम में ये गाना लिख दिया है। मुखड़ा ऐसा है तो आप थोड़ा-सा इस पे म्यूज़िक देखिए किस तरह से बन सकता है। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी सब दोस्त ही थे। तो लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि उन्होंने हाथ धोते-धोते लिखा है तो मैं नहाते-नहाते इसका म्यूज़िक कंपोज़ करके आपको दूँगा। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो म्यूज़िक डायरेक्टर अपने काम पे लग गए, आनंद बख्शी अपने काम पे लग गए। कहानी लिखी जा रही थी, जब कंप्लीट हो गई तो राजकुमार ने एक दिन फ़ोन किया सुभाष घई को कि भाई हमें नरेशन दे दो। तो सुभाष घई गए उनके उनसे मिलने किसी नेवल ऑफिस के मेस में मुलाकात हुई, वहाँ पे इन्होंने नरेशन दिया। पूरे नरेशन देने के बाद राजकुमार नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि यार इस फ़िल्म में मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, मेरा रोल ही क्या है? अब सुभाष घई को लगा कि यार इतना अच्छे से तो मैंने बता दिया, इनको ऐसा क्यों लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं स्क्रिप्ट आपको देके जाता हूँ, आप पढ़ लीजिए स्क्रिप्ट और 2 दिन के बाद मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये जैसे ही बोला तो राजकुमार और नाराज़ हो गए। आपको क्या लग रहा है कि आप अब मैं आपकी बातें ध्यान से नहीं सुन रहा था। जो भी आपने बोला है वो सुन के ही मैंने बोला है कि मुझे इस रोल में ज़्यादा कुछ मीट लग नहीं रहा। सुभाष ने कहा कि नहीं, मेरे हो सकता है मेरे नरेशन करने के तरीके में गड़बड़ होगी और इस वज़ह से आपको पसंद नहीं आया होगा। आप खुद से जब पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको पसंद आ जाए। तो राजकुमार ने कहा कि ठीक है, फिर चले गए सुभाष घई। 2 दिन तक राजकुमार ने खूब पढ़ा उस स्क्रिप्ट को, फिर 2 दिन के बाद सुभाष घई को कॉल किया। लेकिन जब 2 दिन के बाद राजकुमार ने कॉल किया तो उनके बेसिकली बहुत सारे सवाल ये थे कि वो थोड़ा-सा एक्चुअली दरअसल सुभाष घई का कहना है कि थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी थी उनके अंदर, कि आप जितने भी सीन्स दिलीप कुमार के हैं, वो इस तरीके से मुझे बोल रहा है तो मैं अब वो अगर ऐसे मुझे बोलेगा तो मैं कहीं कमज़ोर ना दिखूँ। फिर मेरे जो सीन्स जो आपने लिखे हैं, उसमें भी मुझे लग रहा है कि दिलीप कुमार मेरे पे हावी हो रहे हैं। इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे सवाल जो उनके थे वो दिलीप कुमार से रिलेटेड थे। उन्हें अपने रोल से ज़्यादा उन्हें दिलीप कुमार के रोल की चिंता थी। तो और ऊपर से लास्ट में एक सवाल पूछा कि हम दोनों में लास्ट में मरेगा कौन? क्योंकि जो मरता है पब्लिक सिम्पैथी उसकी तरफ होती है। तो सुभाष घई ने कहा कि यार अभी तो हमने सोचा भी नहीं है कि मरेगा कौन, क्या पता दोनों में से कोई ना मरे। लेकिन अभी कहानी में थोड़ी-सी और स्क्रीन पे चीज़ें बची हुई है करने के लिए। तो राजकुमार ने कहा नहीं, आपको पहले सोच लेना चाहिए कि कौन मरेगा अंत में। तो सुभाष घई ने कन्विंस किया कि देखिए मेरे मेरे नज़र से जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, कोई भी जो ऑडियंस देखेगा वो ये नहीं कहेगा कि राजकुमार ने दिलीप कुमार को ओवरशैडो कर दिया या दिलीप कुमार ने राजकुमार को कर दिया। अगर मेरे विज़न से आप मेरे को अगर ट्रस्ट करते हो एज़ अ डायरेक्टर तो। लेकिन राजकुमार को थोड़ी-सी तो प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी उनको समहाउ सुभाष घई ने कन्विंस किया कि आप परेशान ना होएँ। राजकुमार मान गए, उधर दिलीप कुमार हर रोज़ पूछते थे कि हाँ भाई, शहज़ादे का क्या है? उन्होंने स्क्रिप्ट सुना तो क्या सोचा? तो सुभाष घई समझा रहे थे कि देखिए वो आ जाएँगे, ऑन बोर्ड तो है ही, लेकिन थोड़ा-सा उनको ईगो मसाज चाहिए होता है, तो वो मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या था कि यंग फेसेस की जो बात थी, जो राजकुमार और दिलीप कुमार तो आपने ले लिया। उसके बाद यंग फेसेस किसे ले, क्योंकि सुभाष घई चाहते थे कि मैं बिल्कुल ही नए चेहरों को मौका दूँ। क्योंकि हमेशा से हीरो के टाइम से अगर आपने देखा है तो कोशिश करते हैं सुभाष घई जो है वो कि नए लोगों के साथ काम करें। और उसी दौरान क्या हुआ कि आमिर खान एक बार इनसे मिलने आए, क्योंकि उन्हें पता चला था कि सुभाष घई एक फ़िल्म बना रहे हैं और उसमें यंग लवर बॉयज़ की ज़रूरत है। तो सुभाष घई से मिले आमिर खान और बोला कि मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा। अब आमिर खान उस वक़्त ऑलरेडी स्टार थे, कयामत से कयामत तक हिट हो चुकी थी। तो सुभाष घई ने उन्हें कहा कि देखिए मुझे ज़रूरत तो है लेकिन आप ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार हैं और ये जो कैरेक्टर है उसमें वो शायद आपके आप
आप जिस तरह के जितने बड़े स्टार हो चुके हैं आज के डेट में, शायद ये कैरेक्टर आपके स्टारडम को मैच ना करे। तो हम लोग फिर कभी काम कर लेंगे, लेकिन इस फ़िल्म को रहने देते हैं। तो आमिर खान ने बोला कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर ये रोल करने को खुशी-खुशी तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुभाष घई को आमिर खान की अच्छी भी लगी। ख़ैर उसके बाद नए लोगों की हंट चालू हुई, किसे लिया जाए, ऑडिशंस वगैरह हुए। अब बिल्कुल फ्रेश लड़की चाहते थे जो जिसमें एक मासूमियत हो, जो राधा का जो कैरेक्टर है मनीषा कोइराला का, और जितने भी लोग ऑडिशन देने आते थे सब वो माधुरी दीक्षित की तरह मेकअप करके आते थे या श्रीदेवी बन के आते थे, तो सुभाष घई को पसंद नहीं आ रही थी बात। तो इनके एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने एक फोटो इनको भेजा हैट पहने हुए एक लड़की का, नेपाल से थी। तो वो देखा, लेकिन सुभाष घई को वो चीज़ पसंद नहीं आई क्योंकि उन्हें सादगी चाहिए थी। 2 दिन के बाद किसी जर्नलिस्ट ने उन्हें बोला कि एक नेपाल की लड़की है, वो आपसे मिलना चाहती है। तो उन्होंने बोला कि यार लगता है मेरे को जो फ़ोटोग्राफ भेजा गया है उसी की आप बात कर रहे हो, तो मुझे नहीं मिलना है, क्योंकि वो सूटेबल नहीं है। फिर वो उनके जो जर्नलिस्ट फ्रेंड थे उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं आप एक बार मिल के देख लो। इसका नाम मनीषा कोइराला है। फिर इनकी मुलाकात हुई मनीषा कोइराला से, मीटिंग हुई और फिर बातचीत से थोड़ा इम्प्रेस हुए सुभाष घई और फिर इस तरह से मनीषा कोइराला को ले लिया गया इस फ़िल्म के लिए। हीरो किसको ले ही जब मनीषा कोइराला को लिया गया था, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो कह रहे थे कि यार आप आज के ज़माने के जो एक्टर्स हैं, बड़े-बड़े सलमान वगैरह जिस तरह के लोग हैं, इनको आप क्यों नहीं कास्ट करो? इन लोग का मार्केट बहुत अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बहुत ईज़ी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सुभाष घई नहीं चाहते थे कि किसी भी स्टार को लें, वो नए लड़के-लड़की को ही कास्ट करना चाहते थे। नया लड़का इन्हें मिल नहीं रहा था, जितने भी ऑडिशन हो रहे थे, वो फेल हो रहे थे। तो एक बार तो सुभाष घई को लगा कि लगता है मुझे आमिर खान के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो ये जब सुभाष घई ने किसी को बोला था तो डिस्ट्रीब्यूटर खुश हो गए थे कि चलो एक आमिर खान तो आ जाएगा फ़िल्म में। लेकिन क्या हुआ कि उसी दौरान एक बार उनके ऑफ़िस में एक लड़के उनके सेक्रेटरी का कॉल आया कि एक लड़का है, यंग लड़का है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो एक्टर बनने के लिए और ऑडिशन देना चाहता है इसका। सुभाष घई ने उन्हें ही बुला लिया, नाम उनका विवेक मुशरन था। विवेक मुशरन जब मिलने आए तो सुभाष घई ने पूछा कि हाँ भाई, कभी एक्टिंग किया है लाइफ़ में? तो उन्होंने कहा नहीं। कभी डांस किया है? नहीं। अब सुभाष घई को लगा कि ये तो फिर वही हो रहा है जो जैकी श्रॉफ के साथ था हीरो के टाइम पे, कि ना उन्हें एक्टिंग आती थी, ना डांस आती थी, फिर मुझे सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो वो थोड़े से परेशान हो रहे थे। तो सुभाष घई ने बोल भी दिया कि तो क्या सोच के आप आ गए हो यहाँ पे? वो तो विवेक मुशर्रफ ने कहा कि आप मुझे मुझे इतना पता है कि आप किसी को भी स्टार बना देते हो, तो मैं ये सोच के आ गया हूँ। मेरा मन है फ़िल्मों में काम करने का। तो ये बात सुन के सुभाष घई हँसने भी लगे। लेकिन फिर उनकी मासूमियत देख कर के सुभाष घई को लगा कि ये जो जैसा मेरा कैरेक्टर है वासु का, वो चेहरा इस लड़के पे शूट कर रहा है। तो इस तरह से विवेक मुशर्रफ ऑन बोर्ड हो गए। अब जो शेड्यूल जो शूटिंग का जो स्टार्ट हुआ कि फ़िल्म को कंप्लीट करना है, तो जो पूरा फ़िल्म जो है वो आपको पता है मनाली में शूट हुई थी। जो व्यास नदी बहती है, अगर आप कभी मनाली गए हो तो बीच में जो व्यास नदी बहती है, वो एक तरह का बॉर्डर बना पालिका नगर और सनातनपुर, जो उन फ़िल्मों में जो 2 गाँव दिखाए गए, उन दोनों के बीच में जो नदी बहती है, वो व्यास नदी थी। तो मनाली में शूटिंग के लिए ये लोग गए और पहले दिन जब पहुँचे कि अब शूटिंग स्टार्ट करनी है, तो राजकुमार बीइंग राजकुमार अगेन उन्होंने कहा कि मैं अभी आया हूँ तो मैं 2-3 दिन पहले आराम करूँगा, उसके बाद मैं शूटिंग करूँगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ। तो सुभाष घई ने कहा कि ठीक है आप आराम कर लीजिए, तब तक मैं बाकी फ़िल्म की शूटिंग करता हूँ और आज जो पहला सीन है वो दिलीप कुमार का ही है, तो आज मैं दिलीप कुमार के साथ काम कर लेता हूँ। तो अब चूँकि राजकुमार को हमेशा ये प्रॉब्लम होती थी कि दिलीप कुमार आखिर कौन-सा काम कर रहा है, तो मुझे देखना है। तो वो पहले तो उन्होंने कहा कि मैं अभी आराम करूँगा 2-3 दिन आराम करूँगा, उसके बाद काम करूँगा। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि आज दिलीप कुमार की शूटिंग है, तो राजकुमार शूटिंग सेट पे पहुँच गए, देखने के लिए दूर से कि आखिर दिलीप कुमार क्या काम कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती थी, एक्टर्स इतने इनसिक्योर होते थे पहले। तो ख़ैर सेट पे पहुँचे, उधर दिलीप कुमार अपना शॉट दे रहे थे और राजकुमार देख रहे थे दूर से। जब उस दिन की शूटिंग खत्म हुई, तो फिर राजकुमार ने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया। सुभाष घई से बोला कि यार ये जो दिलीप साहब हैं, ये तो हरियाणवी एक्सेंट में बात कर रहे हैं और आपने मुझे बताया नहीं। मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ, वो हरियाणवी बोल रहे हैं। तो रूरल जो लैंग्वेज है उसमें उनका कमांड बहुत ज़्यादा है, मेरा कमांड नहीं है, तो वो तो स्कोरिंग पॉइंट हो गया उनके लिए, मैं तो यहाँ पे नीचा दिख जाऊँगा। तो सुभाष घई ने कहा कि यार आप जो हो, आप राजा साहब हो और राजा साहब जो है वो देहाती की तरह बात नहीं करते। उनका हरियाणवी एक्सेंट है, वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो एक गाँव के सरपंच हैं। आप ठाकुर राजेश्वर हो। तो ठाकुर साहब लोग जो होते हैं, जो राजमहल में रहते हैं, वो इस तरह से बात नहीं करते।
लेकिन राजकुमार को लगा कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑडियंस देखेगी और ऑडियंस को लगेगा कि यार ये कितनी अच्छी हरियाणवी बोल रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा, तो फिर मेरे साथ तो गड़बड़ हो जाएगी। अब सुभाष घई भी थोड़ा थकने लगे थे कि यार इनके इतने सारे टैंट्रम्स कौन झेलेगा। तो सुभाष घई ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं फ़िल्म को बंद कर देता हूँ और मैं कल आपकी बॉम्बे की टिकट करा देता हूँ अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो। फिर वो सिर्फ बोल करके चले गए अपने सेट छोड़ करके, उधर राजकुमार भी अपने होटल में चले गए। दिलीप कुमार ने सुना ये कि क्या ये हुआ है, तो दिलीप कुमार ने इनको कहा सुभाष घई को कि देखो, दे दो उसको हरियाणवी टोन, इतना वो जो शहजादा है वो बहुत परेशान करता है, तो आप क्यों इतना लोड ले रहे हो, बोलने दो उसको हरियाणवी। लेकिन यहाँ सुभाष घई अड़ गए कि नहीं भाई, मेरा जो डायरेक्शन है, मेरा जो स्क्रिप्ट है, वो एक विजन है उसमें, और मेरे कैरेक्टर जो है वो मैंने कुछ सोच के लिखा है। सिर्फ उनके उनके इनसिक्योरिटी की वजह से मैं उनको ये वो आज़ादी दे दूं कि आप हरियाणवी टोन में बोलो, तो वो कैरेक्टर मैच नहीं करेगा, तो मैं वो नहीं करने वाला हूँ। तो सुभाष घई सोचे कि चलो अब कल तो राजकुमार चले ही जाएंगे, लेकिन ये पूरे सेट पे बड़ा भूचाल सा आ गया कि ऐसा लग रहा है कि फिल्म ही बंद हो जाएगी। तो सुभाष घई मिलने गए राजकुमार से उनके रूम में कि चलो क्या पता शायद चले ही जाए। गए तो वहां देखे कि सुभाष घई ऑलरेडी टेबल पे 2 ग्लास और विस्की की बोतल लेकर के बैठे हुए थे। तो राजकुमार तो सुभाष घई समझ गए कि ये कॉन्वर्सेशन होने वाला है अभी फिर से। तो सुभाष घई ने पूछा कि क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। राजकुमार ने बोला हाँ बिल्कुल, आप ही के लिए एक ग्लास रखा हुआ है। बैठ गए। तो सर दोनों जब बैठ गए फिर पैग बने, और राजकुमार ने अपने जो भी कंसर्न था उनमें बताया कि देखो सुभाष, तुमने बताया नहीं कि वो हरियाणवी बोलेगा, तुमको एज अ डायरेक्टर अगर तुमने स्क्रिप्ट नरेट किया था तो मुझे ये सारी बातें बतानी चाहिए थी। तो सुभाष घई ने भी उनको बोला कि देखिए, मैंने उन्हें भी नहीं बताया है कि आप कौन से कलर का सूट पहनोगे, आपका मैनरिज्म क्या होगा, आपके हाथ में तलवार होगा तो आप किस तरीके से चलाओगे। तो ये सब चीजें आप मेरे पे रहने दो, और स्क्रीन प्ले जब भी लिखी जाती है तो बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइज होती है। तो आप जैसा, और मेरे सेट में थोड़ा सा फिर से ईगो मसाज कर दिया सुभाष घई ने कि मेरे सेट में सारे लोग कहते हैं कि राजकुमार जो हैं वो कभी भी दिलीप कुमार से स्कैर्ड नहीं होते हैं। जिस तरह के कैलिबर के वो एक्टर हैं, वो कभी भी दिलीप कुमार को लेकर के इनसिक्योर नहीं हो सकते, क्योंकि जब राजकुमार डायलॉग बोलता है तो ऐसा लगता है कि एक शेर बोल रहा है। तो इस तरीके की बातें कर दी सुभाष घई ने थोड़ा सा ईगो मसाज के लिए, और राजकुमार ये सब सुन के खुश हो गए। तो इस तरीके से राजकुमार को बहुत केयरफुली हैंडल किया गया। तो राजकुमार ने कहा चलो ठीक है, कल मैं आ जाऊंगा शूटिंग पे। दूसरे दिन शूटिंग हुई। राज सुभाष घई ने सारे सेट वालों को बोल रखा है कि जैसे ही राजकुमार अपना शॉट देने के लिए गाड़ी से उतरेंगे, तो आप लोग सबसे पहले ताली बजाने लगना कि राजकुमार आए हैं, तो उन्हें फील होना चाहिए कि राजकुमार आए हैं। तो जैसे ही राजकुमार की गाड़ी सेट पे आई, वो अपने स्टाइल में जो उतरते थे उतरे, हाथ में छड़ी लेकर के। तो जैसे ही सेट पे आया तो सबने उनके शॉट वॉट देने से पहले ही तालियां बजाना शुरू कर दिया, ओहो हीरो आ गए, राजकुमार साहब आ गए। तो राजकुमार को भी लगा, वो एक होता है ना झूठी शान होती है, बहुत लोगों को थोड़ा सा उस तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो वैसे किया गया। फिर राजकुमार ने को जब सेट पे आए तो सुभाष घई ने सोचा कि यार आज पहला दिन है शूट का, और कोई कॉन्फ्रंटेशन सीन शूट नहीं करते, सबसे पहले क्या करते हैं कि होली का गाना जो है, इमली का बूटा बेरी का पेड़, वो सीन शूट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा माहौल लाइट रहेगा। लेकिन राजकुमार बीइंग राजकुमार, उनको हमेशा जानना होता था कि इस सीन में मैं क्या कर रहा हूँ। अब होली का डांस भी है तो दिलीप कुमार के स्टेप क्या है, मेकअप जो हो रहा है होली के कलर का, तो दिलीप कुमार को कैसा कलर लग रहा है। राजकुमार जो है बार बार उस तरफ देखते थे कि दिलीप कुमार का किस तरह से मेकअप हो रहा है, और सुभाष घई उनका मुंह इधर करते रहते थे कि सर आप इधर देखिए, आपका मेकअप इधर हो रहा है। तो इस तरह की चीजें होती थी। तो बड़ी मुश्किल से उस गाने को पिक्चराइज किया गया। फिर बाद में सब सब कुछ ठीक होने लगा, दोनों एक्टर्स अपने अपने काम करने लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि दिलीप कुमार नाराज हो गए। आपने वो सीन देखा होगा जब दिलीप कुमार नदी के पास जाकर के दारू के नशे में और चिल्ला के राजेश्वर ठाकुर को ललकारते हैं कि ये हवा में उड़ता फिरता है, और वो जो शराब वाला जो सीन है वो बहुत पॉपुलर सीन था। तो वो सीन की शूटिंग का दिन था, और सेट पे जब सुभाष घई पहुंचे तो राइटर जो थे वो बोले कि ये दिलीप कुमार थोड़े परेशान है। तो सुभाष घई ने पूछा कि क्या हो गया। तो दिलीप कुमार ने कहा कि ये जो आपने सीन डाला है, वो सीन क्या है कि मैं शराब के नशे में नदी के पास खड़े होकर के उसको ललकार रहा हूँ, और इतने सारे डायलॉग्स बोल दे रहा हूँ, और सामने वाला कुछ कर भी नहीं रहा, वो बस एक गोली चला दे रहा है हवा में। तो ये जो सीन है बहुत रेडिकुलस सा सीन है, मैं ये नहीं करूंगा। अब राजकुमार का ईगो मसाज करते करते सुभाष घई इतने थक गए थे कि जब दिलीप कुमार ने बोला कि
ये मैं नहीं करूँगा, तो वो भड़क गए। तो उनकी बहस हो गई। वो बोले कि अब मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे इतनी तो आज़ादी है कि मुझे क्या करवाना है, आप लोग मेरे को इतना हल्के में क्यों ले रहे हो? बहुत कुछ बातें हो गई, बहस हो गई। दिलीप कुमार ने कहा कि नहीं, ये बहुत ही रिडिकुलस सीन है। सुभाष घई ने कहा कि ये सीन देखिएगा, इस फ़िल्म का सबसे इम्पोर्टेंट सीन होगा और सबसे ज़्यादा तालियाँ इसी सीन पे पड़ेगी। अब कैसे, फिर दिलीप कुमार थोड़े प्रोफ़ेशनल भी थे, बोले कि चलो ठीक है, अब डायरेक्टर की बात है तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि ये सीन को कैसे किया जाए, तो सुभाष घई ने पूरा एक्ट करके बताया। एक्ट जब कर दिया उनके सामने, तो दिलीप कुमार ने बोल दिया, हाँ, तुमको तो लगता है कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। लेकिन सुभाष घई ने उस ऐसा लगा कि उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया, क्योंकि सुभाष घई तो एक्टर ही बनने आए थे इंडस्ट्री में। तो उन्होंने बात को तवज्जो नहीं दिया, बोला कि ये इस तरीके से आपको परफ़ॉर्म करना है, कैसे भी आप कीजिए। लेकिन दिलीप कुमार ने वो सीन बहुत अच्छे से किया और पूरी जान डाल दी उस सीन में, और वो फिर वाक़ई में जब फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, तो वो सीन जो है बहुत अच्छा लगा देख कर के। तो समहाउ इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी फ़िल्म जो है वो बन गई, और फिर फाइनली जब वो रिलीज़ हुई, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ होते रहते थे हमेशा। एक एक्टर है प्रशांत नारायणन, उन्होंने भी बताया था कि अ, जो ये दोनों हैं, राजकुमार और दिलीप कुमार, इनका सेट पे लोगों ने नाम रख दिया था चुन्नू और मुन्नू। ये बात सुभाष घई ने भी कही थी कि चुन्नू मुन्नू नाम रख दिया था, कि दोनों बच्चों की तरह बिहेव करते थे, हर बात पे रूठ जाते थे। और एक बार क्या हुआ कि सायरा बानो सेट पे आई थी, और कोई स्पॉट बॉय था, उन्होंने सुभाष घई को आके बोल दिया कि चुन्नू साहब का चाय रेडी हो गया, उनको बता दीजिए। तो सायरा बानो ने पूछा कि चुन्नू साहब इस सेट पे कौन है, इतने बड़े साहब जी की उनको आपको बताना पड़ा कि उनका चाय रेडी है। तो सुभाष घई ने बोला कि आपके हस्बैंड का नाम चुन्नू है यहाँ पे, वो ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, और वो एक दूसरे हैं, वो मुन्नू हैं। तो सायरा बानो भी हंस पड़ी कि ये क्या है। तो इस तरह के ईगो प्रॉब्लम्स तो होते ही थे स्टार्स में। खैर, इन सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद फिल्म जो है वो बनी और रिलीज हुई 1991 के अगस्त में। और फ़िल्म की बम्पर ओपनिंग थी। मैं खुद छोटा था उस वक़्त, मैं फैमिली के साथ गया था और हम लोगों ने ब्लैक में वो टिकट खरीदा था। और उस वक़्त सौदागर का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। हर दिन वीसीआर पे सौदागर की कैसेट की डिमांड होती थी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसी समय सौदागर के टाइम पे साजन भी रिलीज़ हुई थी। तो जो यंग ऑडियंस थी, वो थोड़ा साजन देख की तरफ उनका झुकाव था। लेकिन जो फैमिली ऑडियंस थी, बूढ़े-बूढ़े अंकल जो लोग थे, वो लोग एकदम, अरे नहीं, राजकुमार दिलीप कुमार का क्लैश है, मजा आएगा देखने में, उस तरीके का। तो वो लोग, उस तरह की जो ऑडियंस थी, वो सौदागर देखने जाती थी। तो फ़िल्म हो गई हिट, और जब फ़िल्मफेयर अवार्ड उस साल का अनाउंस होना था, तो पहली बार सुभाष घई को उनका करियर का पहला बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला। और अवार्ड लेने समय उन्होंने बोला कि ल मुझे लगता नहीं कि मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि उस साल लम्हे के लिए यश चोपड़ा नॉमिनेटेड थे, महेश भट्ट नॉमिनेटेड थे दिल दिल है कि मानता नहीं के लिए, रणधीर कपूर नॉमिनेटेड थे हिना के लिए। तो सुभाष घई को लगा था कि ये अवार्ड जो है, ये तो यश चोपड़ा को जीतना चाहिए, लेकिन अवार्ड सुभाष घई ने को मिला। तो ज्यूरी में ऋषिकेश मुखर्जी थे, तो उनसे पूछा भी सुभाष घई ने कि आपने मुझे ये अवार्ड क्यों दिया? तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आपने जिस तरीके से फ़िल्म को बनाया है, इट्स नॉट जस्ट कि दिलीप कुमार और राजकुमार एक साथ आ गए हैं। जो 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 सिनेमेटोग्राफ़ी आपने इस फ़िल्म में दिखाई है, और कुछ-कुछ सीन्स एक्सप्लेन करके बताया, कि जैसे जो जैकी श्रॉफ के जो मरने का सीन है, आपने जो पिक्चराइज़ किया है, वो अ, 2-3 शॉट में आपने ख़त्म कर दिया और बहुत ब्यूटीफुली किया है। ऐसा पहले बहुत कम सिनेमा में दिखाई दिया है कि जो जैकी श्रॉफ है, वो नहा रहे हैं, और जो पूरा हवा का जो साउंड इफेक्ट है, वो बहुत ज़ोर का है, और सनसेट का सीन है, सनराइज़ का सीन है, और दूर से एक राइफ़ल लेकर के गुलशन ग्रोवर जो हैं, वो शूट करना चाह रहे हैं। गोली चलते हुए नहीं दिखाई गई है, सिर्फ़ बंदूक की नली दिखाई गई है, और पीछे से एक साउंड आता है बुलेट चलने का, और उसके बाद फिर कट टू जो नेक्स्ट शॉट है, वो दीप्ति नवल है, वो जैकी श्रॉफ के बॉडी के पास है। तो वो सीन बहुत स्मार्ट सिनेमेटोग्राफी जिसे कहते हैं, स्मार्ट स्क्रीन प्ले, तो इस वजह से उन्हें अवार्ड दिया गया। सेकेंडली उन्होंने बताया कि कामला का जो रेप सीन था, जो पल्लवी जोशी जो है, उनका जो रेप सीन है, जो अमरीश पुरी के हाथों होता है, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से आपने उस सीन को लिया है, कि लड़की जो है वो, और आपने इसको टिटिलेटिंग तरीके से नहीं प्रेज़ेंट किया। बस गाड़ी में अमरीश पुरी उनको खींचते हैं और गाड़ी चलती है, फिर एक चीख की आवाज़ आती है, और थोड़ी दूर के बाद उसकी बॉडी को फेंक दिया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें, जिस तरीके से एक्चुअली फ़िल्म मेकिंग का एक पूरा जो तरीका होता है, वो बहुत कितने कम शॉट्स में और कितने कम डायलॉग्स में आप अपनी बात कन्वे कर देते हो ऑडियंस को, वो स्मार्ट डायरेक्टर की निशानी होती है। तो ऋषिकेश मुखर्जी ने इन सारे पॉइंट्स को बता कर के बोला कि ये इस वजह से आपको ये अवार्ड दिया गया है। तो खैर, फ़िल्म बनी, और फ़िल्म का जैसा मैंने रिस्पॉन्स बताया, सबको दोनों का ही रोल बहुत पसंद आया। और जो सवाल था राजकुमार का कि अंत में कौन मरेगा,
तो फ़िल्म में आपने देखा होगा दोनों ही मर जाते हैं अंत में, और जो वो सीन है काफ़ी इमोशनल है। जब फ़िल्म हिट हो गई और अवार्ड्स वगैरह मिल गए, तो एक दिन फिर राजकुमार ने सुभाष घई को कॉल किया, लेटर भी लिख कर के दिया कि थैंक्स फॉर मेकिंग दिस फ़िल्म, और मुझे पता चला कि काफ़ी मेरे काम की तारीफ़ हो रही है। तो आप ही जो हैं, वो आपके जैसा डायरेक्टर ही इस तरह की चीज़ कर सकता है। लेकिन हुआ ये था कि सौदागर के मेकिंग के टाइम पे राजकुमार की तबीयत खराब होने लगी थी और उन्हें वो थ्रोट में कैंसर हो गया था। ये बात सुभाष घई को पता नहीं थी, तो फिर जब उन्होंने कॉल किया राजकुमार को, सुभाष घई ने, कि मैंने सुना कि आपको ऐसा कैंसर जैसा कुछ हो गया है, तो राजकुमार ने अपने अंदाज में कहा कि हम जानिए, हम राजकुमार हैं, हमें कोई बुखार-वुखार नहीं होता, होता है तो बड़ी बीमारी होती है कैंसर जैसी बीमारी, लेकिन हम इससे भी लड़ लेंगे। लेकिन फिर आपको पता ही है 96-97 में राजकुमार की डेथ हो गई। और दिलीप कुमार भी सौदागर के बाद बहुत साल तक उन्होंने काम नहीं किया था। एक फ़िल्म आई थी किला, उसमें उन्होंने, सौदागर के बहुत साल के बाद वो फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उसमें काम किया था। लेकिन ये इनका आखिरी बेस्ट परफ़ॉर्मेंस था दिलीप कुमार का, और वाक़ई में हरियाणवी एक्सेंट जो था बहुत प्यारा था उसमें। फ़िल्म के गाने बहुत अच्छे थे, मुझे भी बहुत पसंद है, ख़ास करके सौदागर का जो टाइटल सॉन्ग है, या फिर सुखविंदर सिंह का एक गाना है, दीवाने तेरे नाम के खड़े हैं दिल थाम के। अगर आपने नहीं देखी है सौदागर, तो ज़रूर देखिए एक बार। और ये थी कहानी पूरी सौदागर बनने की, और अब फिर से टाइम आ गया क्विज़ का। पिछले वीडियो में मैंने एक डायलॉग जो बोला था, उसका जो जवाब था वो फ़िल्म थी शराबी, और जितने भी लोगों ने आंसर दिया, सबने सही जवाब दिया है। सिर्फ़ एक ने मर्द लिखा था, तो वो गलत जवाब है। तो शराबी का वो डायलॉग था, और आज जो डायलॉग है, वो एक सुभाष घई की फ़िल्म का है। मैं देखता हूँ कि आप लोग में से कौन-कौन वो जवाब जानता है। वो डायलॉग कुछ ऐसा है, कोट पैंट, व्हाट इज दिस इज दैट, एंड दैट इज पॉसिबल। तो आपको ये बताना है कि ये जो डायलॉग है, ये किस फिल्म का है। बताइए कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं अगले वीडियो में सुभाष घई की किसी और फिल्म के बारे में, उसमें बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।